हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे भी होंगे और मन लगाकर साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको जैसा कि पता भी है कि इस समय हम जो है सीरीज चलाए हैं संस्कृत साहित्य की, और संस्कृत साहित्य में मैंने सारे कवियों को एक एक करके सबको पढ़ा दिया है। तो कल से हमने जो है उन कवियों पर प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की है, और वो प्रश्नोत्तरी जो अब तक परीक्षा में पूछी गई है उन सारी प्रश्नोत्तरियों को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो आ चुकी है और आज इसकी दूसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से अंत तक। और अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। इससे जो है उन लोगों की भी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी सब लोग अपने तरीके से अच्छी तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। चलिए ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने। आचार्य भरत मुनि, आनंद वर्धन, वामन और मम्मट। तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है, यानी कि आचार्य भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो भास के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है मृच्छकटिकम, उरभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। तो इनमें से कौन सी रचना है जो भास की नहीं है। तो आप सभी ने भास के 13 नाटकों को पढ़ा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी रचना भास की नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है ये भास की रचना नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं दी गई हैं ये सभी की सभी भास के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। आगे हम बात करेंगे अगली रचना, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आपने पढ़ा भी है, मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, बाणभट्ट, माघ, भारवी और श्रीहर्ष। तो संस्कृत के लिए जो है घंटा विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो किया गया है माघ के लिए। माघ के लिए घंटा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत के ये कवि हैं माघ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रय में नहीं आती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन सी रचना है जो लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन में है रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतुसंहार। तो इसमें से वो कौन सी रचना है जो लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो रचना है ऑप्शन नंबर डी ऋतुसंहार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होता है। ऋतुसंहार जो है ये लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आती है, ना ही बृहत्त्रय के अंतर्गत आती है। लेकिन याद रखिएगा ऋतुसंहार जो है ये कालिदास की रचना है, और यही इनका सबसे पहला ग्रंथ माना गया है, और यह एक गीति काव्य है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि ये जो कालिदास की रचना है ये इनका सबसे पहला ग्रंथ है, ये 6 अंकों में विभक्त है, और ये जो है ऋतुसंहार जो है ये एक गीति काव्य है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारवी, भास, दंडी, भवभूति। तो कौन से कवि हैं जो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका बी सही होता है, क्योंकि बी यानी कि भास जो है ये नाटककार हैं,
संस्कृत साहित्य के जो पहले नाटककार माने जाते हैं वो भास हैं, और भास के बाद जो है कालिदास आए थे। तो यहाँ पे लिखा है कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं, कालिदास के पहले के कौन से कवि हैं, तो वो हैं भास। बाकी के जो कवि हैं वो कालिदास के बाद आए थे, सबसे पहले भास थे, उसके बाद कालिदास आए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भास आपका सही जवाब होता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, भारवी, भास, कालिदास या फिर श्रीहर्ष। तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो है भारवी। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो है भारवी। आपने पढ़ा है ना, उपमा कालिदास से भारवीय अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम और माघे संति त्रयोगुणा। ये श्लोक किसके द्वारा कहा गया है, तो ये उद्भट के द्वारा कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, और इसमें जो है इससे आपके प्रश्न बनते भी हैं। मैंने जब पढ़ाई थी, क्लास ली थी, तभी आपको इस चीज़ों के बारे में बताया था, और यहाँ पे देखिए आपका उन सब प्रश्नों से सामना भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 इधर दिया है, सूची 2 इधर दिया है, इनको हम पहले पढ़ते हैं फिर इनका मिलान करते हैं। तो कालिदास स्वप्नवास दत्तम, भास मेघदूत, मम्मट साहित्य दर्पण और विश्वनाथ काव्य प्रकाश। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो इसमें जो है कालिदास की रचना कौन सी है, तो कालिदास की रचना है मेघदूत, आप जानते हैं। तो का को नंबर 2 से मिलाएंगे। उसके बाद बात करें भास की, तो भास की रचना क्या है, तो उसकी है स्वप्नवासवदत्तम, ये भास की रचना है, भास का नाटक है। मम्मट की रचना क्या है, तो मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। और बात करें विश्वनाथ की, तो विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो आपका क्रम क्या बना है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, ये आपका क्रम है। तो हम देखते हैं ऐसा हमें किस उसमें दिख रहा है, किस ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए मिल रहा है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो काव्यादर्श किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर ए माघ की, भास की, भवभूति की या फिर दंडी की। तो इसके लिए आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी दंडी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृति नहीं है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी रचना कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कुमार संभवम, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा है उत्तर रामचरितम और चौथा है रघुवंशम। तो इसमें से कौन सी रचना है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसके लिए जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कादंबरी किसकी रचना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति और भास। तो कादंबरी जो है वो किसकी रचना है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट आपका सही जवाब होता है कि कादंबरी जो है किसकी रचना है, तो वो है बाणभट्ट की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष, भास। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन किसका है, तो इसके लिए जो आपका सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आचार्य विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है ये विश्वनाथ के द्वारा कहा गया कथन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है। इसमें से कौन सी रचना है जो भारवी की है। 4 ऑप्शन है, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम।
में जो सही जवाब जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनीयम। तो भारवी की रचना इनमें से कौन सी है? तो वो है किरातार्जुनीयम। बात करें शिशुपाल वधम की, तो शिशुपाल वधम आप सभी जानते हैं ये माघ की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो यहाँ पे सारी रचनाओं को आपने देख लिया कौन सी किसकी है, और यहाँ बात हो रही है भारवी की कौन सी है, तो भारवी की है किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एको रसः करुण एव किस कवि की उक्ति है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। तो एको रसः करुणा एव किस कवि की उक्ति है? तो ये है किसकी उक्ति है? ये है भवभूति की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ये भवभूति की उक्ति है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रसाप कर्षकः दोषः उक्ति किस आचार्य की है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आचार्य वामन, विश्वनाथ, मम्मट, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है भरत यानी कि भरत मुनि। तो इसमें से जो है आपका सही जवाब कौन सा जाता है? तो रसाप कर्षकः दोषः, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी आचार्य मम्मट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी मम्मट इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और काव्यादर्श। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? इसके लिए आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये इसका सही जवाब होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। तो भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं? ऑप्शन में है 5, 10, 9, 8। तो भरत मुनि के अनुसार जो गुणों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 10 गुण। याद रखिएगा, इन्होंने 10 गुण माना है आचार्य भरत मुनि ने, और दंडी ने भी जो गुणों की संख्या बताई है वो भी 10 ही बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की किसने की है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दंडी ने या फिर पाणिनि ने। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो है किसने प्रदान की है? तो वो किया है भरत मुनि ने। भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसी को पंचम वेद कहा गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने या फिर आचार्य मम्मट ने। तो इसका जो सही जवाब है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी आचार्य वामन ने। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कहा गया है आचार्य वामन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य हैं। 4 ऑप्शन है, भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंद वर्धन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुणचंद्र। सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन है? तो रामचंद्र गुणचंद्र है, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य दर्पण। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बार बार पूछा जाता है। नाट्य दर्पण जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र गुणचंद्र के द्वारा। और ये क्वेश्चन शायद मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल गया, इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? ऑप्शन में है भारवी, भास, श्रीहर्ष या फिर राजशेखर। तो काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है? इसके लिए आपका जो सही जवाब जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी राजशेखर को। तो सही जवाब है राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है?
क्या कह रहे हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, भट्ट लोलट, आचार्य भरत मुनि, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा जो है रस सूत्र की ये व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुड़ के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक है। जो करुड़ रस है उसके रसराजत्व का प्रतिष्ठापक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम या फिर कुमार संभवम। तो इनमें से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में जो है करुड़ रस का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे कहते हैं करुड़ रस के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक है, यानी कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें करुड़ रस पूरा जो है भरा हुआ है, पूरी रचना जो है करुड़ रस के अंतर्गत की गई है, इसमें करुड़ रस ही पाया जाता है, तो वो है उत्तर रामचरितम। ये इनका भवभूति का ऐसा ग्रंथ है जिसमें करुड़ रस का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, दीर्घ स्वर होते हैं या फिर प्लुत स्वर होते हैं या फिर ऋष्व स्वर होते हैं या फिर उपर्युक्त तीनों होते हैं। तो जो स्वर के प्रकार की बात हम करते हैं तो स्वर तीनों प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों, ये आपका सही जवाब है। आपने पढ़ा है ह्रस्व स्वर भी होते हैं, दीर्घ स्वर भी होते हैं और प्लुत स्वर भी होते हैं। तो इस तरीके से स्वरों की जो संख्या है वो 3 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम और चौथा ऑप्शन है रघुवंशम। तो इसमें जो सही जवाब है कि जो कालिदास की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या फिर कुमार संभवम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि वृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, कुमार संभवम, जो कि कालिदास की रचना है। बाकी ये 3 रचनाएं जो हैं ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। इसमें टोटल 18 सर्ग हैं, इसमें जो है 20 है और नैषधीय चरितम में 22 हैं, 18, 20, 22, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो है, रास तरंगड़ी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है कल्हड़, बिल्हड़, आचार्य हेमचंद्र या फिर क्षेमेंद्र। तो इनमें से जो है रास तरंगड़ी जो है वो किसकी रचना है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कल्हड़ की रचना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सत्व रज तम, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ओज, प्रसाद या फिर माधुर्य। तीसरा ऑप्शन है उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्यम। चौथा ऑप्शन है गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। तो क्वेश्चन कहता है कि महाकवि माघ किन 3 गुणों में विभूषित किए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्यम। आपने पढ़ा है उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम, दंडिनः पद लालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा। तो यानी कि माघ जो है उनके अंदर ये 3 गुण विद्यमान हैं, तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से
सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं, सूची 1 में जो है कवियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो चलिए इनका हम मिलान करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कालिदास की, तो कालिदास की इनमें से कौन सी रचना है? मालती माधवम, दशकुमार चरितम, नैषधीय चरितम या फिर मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास की रचना है चौथी वाली, यानी कि मालविकाग्निमित्रम। अब बात करते हैं भवभूति की रचना की, तो भवभूति की रचना है मालती माधवम। फिर आते हैं दंडी, तो इसमें से दंडी की रचना कौन सी है? दंडी की आप जानते हैं दशकुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। और उसके बाद बात करें श्रीहर्ष, तो श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो पहले का चौथा किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। फिर दूसरे का पहला भी है, तीसरे का दूसरा भी है और चौथे का तीसरा भी, सारा इसमें ऑप्शन मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो रचना है, ये रचना जो है विद्वानों के लिए औषधि माना गया है और ये एक महाकाव्य है नैषधीय चरितम। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी मम्मट, ऑप्शन नंबर सी कुंतक, ऑप्शन नंबर डी दंडी। तो इनमें से आपका सही जवाब कौन सा जाता है? वो जाता है ऑप्शन नंबर सी कुंतक। कुंतक ने कहा था वक्रोक्ति काव्य जीवितम, मतलब कि जो आप लोग बोलते हैं उसको कहा जाता है कि इतना बको, इतना बकिए कि कान तक जाए। बको यानी कि बोलो, इतना बोलो, इतना बको कि कान तक जाए, कान से हो जाएगा कुंतक। इस तरीके से हमने याद भी किया था और ये सब हमने जो है काव्य शास्त्र में सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है तो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां से जाके आप काव्यशास्त्र पूरा पढ़ सकते हैं। पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से मैंने पूरे काव्यशास्त्र को कवर किया है, तो आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन काव्यशास्त्र के आपको मिल भी रहे हैं, इसलिए वहां से जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है, कौन सी रचना इनमें से आचार्य मम्मट की है? इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्यालंकार या फिर काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, काव्य प्रकाश। ये किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहकर ये जो कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष और भवभूति। तो इनमें से जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। तो उत्तर रामचरितम किसका ग्रंथ है? तो ये भवभूति का ग्रंथ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार होता है? क्या वो शब्दालंकार होता है या फिर अर्थालंकार होता है या फिर उभयालंकार होता है या उपर्युक्त सबसे अलग होता है? तो ये कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार जो है ये शब्दालंकार होता है। श्लेष मतलब होता है चिपकना और एक शब्द के अंदर जो है अन्य शब्द चिपके होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वही होता है श्लेष अलंकार। और यहाँ पे जो है शब्दालंकार जो है ये श्लेष अलंकार के
श्लेष अलंकार जो है ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या फिर अभिव्यंजनावाद। तो इनमें से जो है महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, तो वो है अनुमानवाद। ध्यान रखिएगा, अनुमानवाद जो है ये महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित इनका सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, काशिका क्या है? काशिका है, इनमें से काशिका जो है क्या है? पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका लिखी गई है, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका लिखी गई है, या फिर पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है, या फिर भर्तृहरि कृत वाक्य पदीय की टीका है। तो इनमें से काशिका जो है वो क्या है, तो वो जो है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। ये पाणिनि की जो रचना अष्टाध्यायी है उस पर लिखी गई टीका है जिसका नाम है काशिका। तो ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ाया है, देखिए यहाँ पे अलग से मिला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। जो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है उस पर काशिका नाम से टीका लिखी गई है, और ये भी प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। तो चारों ऑप्शन पढ़ने से अच्छा हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। तो आप जानते हैं जैसा कि अगर हम बात करें काव्य संप्रदायों की, तो सबसे पहले अगर आता है तो उसमें आता है सबसे पहले रस। सबसे पहले आता है रस, तो आपको रस किसमें किसमें दिख रहा है? 3 ऑप्शन में रस दिख रहा है। रस के बाद आता है अलंकार, तो अलंकार किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाकी रस के बाद अलंकार जो है किसी और ऑप्शन में नहीं है, बस ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो पहले आता है रस, फिर आता है अलंकार, अलंकार के बाद आता है रीति, रीति के बाद वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के बाद ध्वनि, और ध्वनि के बाद आता है औचित्य। तो ये सारे जो है ये क्रम से आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है तो इसको याद भी रख सकते हैं कि रस के अलंकार की रीति को इतना बको कि लोग उसकी ध्वनि पर औचित्य विचार करें। कैसे याद करेंगे? रस के अलंकार की रीति जो है उसको इतना भको कि उसकी ध्वनि, बकने से हो जाएगा वक्रोक्ति, कि इतना बको कि उसकी जो ध्वनि है उस ध्वनि को सुनकर लोग क्या करें? उन पर औचित्य विचार करें, उस ध्वनि पर औचित्य विचार करें। इस तरीके से इनको पढ़िएगा तो आपका क्रम कभी गड़बड़ नहीं होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो उसके लिए ऑप्शन है भामह, राजशेखर, रुय्यक या फिर आनंदवर्धन। तो इसमें से जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। विश्वनाथ के अतिरिक्त वो कौन से आचार्य थे जिन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रुय्यक जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है, तो इसका अंगी रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, रौद्र या फिर शांत। तो जो वेड़ी संहार नाटक है इसका जो अंगी रस है वो है वीर रस। वेड़ी संहार यानी कि संहार कर दिया गया, यानी कि वीरता की बात हुई, तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें वीर रस होगा। आगे बात करते हैं, विधि क्या है? तो ये वृत्ति है, संधि है, अभिनय है या फिर रूपक है? तो वृत्ति जो है ये रूपक का एक भेद है। आप जानते हैं रूपक 10 प्रकार के होते हैं, तो विधि जो है ये रूपक का एक भेद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। जो किरातार्जुनीयम है उसके प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, लक्ष्मी, यहाँ पे विष्णु होना चाहिए, विष्णु, शिव या फिर श्री।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जो किरातार्जुनीयम है उसके प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है वो लक्ष्मी से शुरू होता है, लक्ष्मी पर अंत होता है। अंतिम पद जो है वो लक्ष्मी पे जो है इसका अंत होता है। किसका? किरातार्जुनीयम का। इसके प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद होता है वो लक्ष्मी पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? देखिए इसको मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन ये पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंठ, छांदोग्य, प्रश्न या फिर मुंडक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंठ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन यहाँ पे आपको मिला प्रश्नोत्तरी में, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सहसा विदधीत ना क्रियाम, इस शुक्ति से युक्त रचना है। ये किस शुक्ति की, मतलब ये जो शुक्ति कही गई है किस रचना के अंतर्गत कही गई है? सहसा विदधीत ना क्रियाम। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या फिर कुमार संभवम। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, किरातार्जुनीयम। इसी रचना में जो है इस सूक्ति को कहा गया है, सहसा विदधीत ना क्रियाम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनुज्झित धवल तापी सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? इसके लिए जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, सुकनाशोपदेश या फिर स्वप्नवासव दत्तम। तो यह जो सूक्ति कही गई है वो किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब जाता है, यानी कि कादम्बरी। कादम्बरी सुकनाशोपदेश के द्वारा ये बात कही गई है। ये सूक्ति जो है किससे संबंध रखती है? बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उससे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने सूक्तियां नहीं पढ़ाई हैं लेकिन सूक्तियों से प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे प्रश्न इससे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतक, मेघदूतम और रघुवंशम। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाढ़ का पर्याय है हय, अर्ची, उर्वी या आशुभ। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आशुभ। बाढ़ का पर्याय क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, आशुभ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं। इसके लिए और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालिदास, भास, भवभूत या फिर भारवी। तो दूत वाक्यम जो है ये किसकी रचना है? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ये भास की रचना है। और ये क्वेश्चन आपका GIC 2021 में पूछा भी गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम या फिर ऋतु संहार। तो इसके लिए जो आपका सही जवाब है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। उसमें जो है इस कथन को कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से भास की कृति है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बाल भारत, बालचरित, नैषधीय चरितम या फिर नागानंद। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका बालचरित। बालचरित जो है ये भास की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की पहली रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन है, रघुवंश,
मेघदूत, कुमार संभवम या फिर ऋतु संहार। तो कालिदास की जो पहली रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऋतु संहार। तो ऋतु संहार आपका जो है सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है, प्रसन्न राघव, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम या फिर किरातार्जुनीयम। इनमें से कौन सी रचना है जो कि महाकाव्य नहीं है? तो वो रचना है ऑप्शन नंबर ए, प्रसन्न राघव। ये महाकाव्य नहीं है, बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी की सारी महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुख दुखात्मक को रस किसकी उक्ति है? सुख दुखात्मक को रस किसकी उक्ति है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये उक्ति जो है वो किसके द्वारा कही गई है? रामचंद्र गुणचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी और कपिल मुनि। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है कपिल मुनि, ऑप्शन नंबर डी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो कपिल मुनि माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपका एलटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। एलटी के पेपर में 2018 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कालिदास के नाटकों में जो स्त्रियां हैं तथा निम्न श्रेणी के जो पात्र हैं वो किस भाषा में बोलते हैं। इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित या फिर अशुद्ध संस्कृत। तो इनमें से वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो बोलते थे प्राकृत भाषा। याद रखिएगा, प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? चार ऑप्शन है, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम या फिर नैषधीय चरितम। तो इसके लिए आपका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम बिल्कुल सही जवाब होता है। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? कालिदास की कौन सी रचना है जिसे दूत काव्य भी कहा जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम या फिर मालविकाग्निमित्रम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। इसमें जो है मेघ है वो दूत बनकर जाता है, तो दूत काव्य भी इस रचना को कहा जाता है मेघदूतम, जो कि खंड काव्य है, दो खंडों में विभक्त है। एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। तो मेघदूतम जो है इसी को जो है दूत काव्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है, शिशुपाल वधम, अर्णवर्णन, छिंद्र प्रशस्ति, नवशासांक चरित चंपू। इनमें से कौन सी रचना है जो कि श्रीहर्ष की नहीं है? तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है ये श्रीहर्ष की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या फिर विशाखदत्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठ मंच कहलाता है, दर्शक दीर्घा कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है या फिर कलाकार दीर्घा कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेपथ्य। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? वो नेपथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। इसके लिए चार ऑप्शन है, दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या फिर विश्वामित्र को। तो इसका जो सही जवाब जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दुर्वासा को। यानी कि कालिदास ने दुर्वासा ऋषि को जो है सुलभ कोपो
महर्षि की संज्ञा दी है या फिर कहा है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। इन चारों में से कौन सा नाटक है जो भगवान राम के जीवन से संबंधित है? इसके लिए चार ऑप्शन है, मालती माधवम, महावीर चरितम, स्वप्नवास दत्तम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है महावीर चरितम। महावीर चरितम जो है ये राम के जीवन से संबंधित नाटक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है व्याकरण। ध्यान रखिएगा, व्याकरण ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जिस शास्त्रों में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, राजशेखर के नाटक का नाम है। इसमें से कौन सा नाटक है जो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है बाल रामायण, चंड कौशिक, निषधानंद और आश्चर्य चूड़मणि। तो इनमें से कौन सा नाटक है जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया नाटक है? तो इसके लिए आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाल रामायण। बाल रामायण जो है इसकी रचना राजशेखर ने की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो नाटक नहीं है? ऑप्शन है स्वप्नवासवदत्ता, रघुवंशम, मालती माधवम या फिर वेड़ी संहार। तो इसमें से कौन सी रचना है जो कि नाटक नहीं है? तो वो रचना है रघुवंशम। रघुवंशम नाटक नहीं है बल्कि एक महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा, और ये कालिदास की रचना भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसके लिए आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है ऋतु संहार, फिर है कुमार संभव, बुद्ध चरित और रघुवंशम। तो इसमें से कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध चरित। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, तो इसमें से कौन सी कृति जो है वो भवभूति की नहीं है? इसके लिए चार ऑप्शन है, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, कर्पूर मंजरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है ये भवभूति की रचना नहीं है, बाकी जो सब रचनाएं हैं ये भवभूति की हैं। आगे देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और चौथा है नैषधीय चरितम। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है बल्कि ये किसकी है? ये श्रीहर्ष की रचना है। तो यहाँ पर हमने जो है अभी तक परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने हल कर लिया है, और कल जो है हम यूथ से प्रश्नोत्तरी कराएंगे। कल की वीडियो जो है केवल यूथ से साहित्य की प्रश्नोत्तरी होगी, और जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कल हम देख लेंगे, और इसके बाद जो है हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी जो है बताइएगा आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं तो एक बार इनको फटाफट पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपने जो अभी तक पढ़ा है पूरा क्वेश्चन इसमें मिल गया है, मैंने जितना पढ़ाया है सबका आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और एक दो प्रश्न जो अलग से हैं उनकी भी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है अगर आप में से कोई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक उसमें जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो एक घंटी के जैसे जो है सिंबल बना होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल पे जाके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है मैं जब भी वीडियो कोई अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे तुरंत पहुंच जाएगी।
और बहुत लोग क्या होते हैं, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके सारे ऐप को बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं मैम मेरे पे तो आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आता। तो आप पहले अपनी सेटिंग में जाके चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं अपने आपने जो है यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा हो, ऐसा भी होता है। तो इस वजह से भी नहीं जाता है नोटिफिकेशन। तो ये चीज़ पहले जाके वहाँ से सेटिंग से जाके पहले चेक कीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑन कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें करिएगा, तभी जो है आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बाकी आप बताइएगा आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और कल मिलते हैं हम यूथ की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।